नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। तो हम देखें यहाँ पर आपके लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 16 जो विज्ञान पाठ का होगा उसको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी पेपर 1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपका जीके सेक्शन यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका काम करेगा। ठीक है, यह वीडियो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका काम कर रहा है। और यदि आप 6 to 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको गणित और विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत आपको काम करेगा। तो ये दोनों ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए देखिएगा आपको थंबनेल पर लिखा हुआ रहता है 1 से 5 शिक्षक के लिए जीके है और 6 से 8 शिक्षक के लिए गणित विज्ञान है। ठीक है, तो दोनों ही शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों अपने अपने जगह पर देख लेंगे। आप जिसकी तैयारी कर रहे होंगे आप उसके लिए इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा और उसके प्रभाव, ठीक है, क्लास 7 का है। यहाँ से देखिएगा हर जेटेट परीक्षा में एक प्रश्न निकल के आया हुआ है। हर जेटेट परीक्षा में एक प्रश्न निकल के आया हुआ है। प्रश्न देखिए इस पार्ट से बहुत कम बनता है, तो आपको बता देते हैं। देखिए जो हमारा नोट्स या पीडीएफ होता है वो चैप्टर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का चैप्टर है, बड़ा है छोटा है, और जितना जेसीईआरटी से बनता है बस उतना ही नोट्स हम बनाते हैं। बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा और 100% यहाँ से प्रश्न भिड़ने की गारंटी भी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब आप सभी देखे होंगे। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है। 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1-2 बार के बात मत कीजिएगा, 1001 बार पूछा गया है। और यह तो आपको बता देते सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही साथ आपका जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आप जो है विद्युत बल्ब देखते होंगे ना। विद्युत बल्ब इस तरह से आप देखते होंगे बना हुआ रहता है विद्युत बल्ब, और इस तरह से विद्युत बल्ब होता है। यहाँ पर तो कुंडी होते हैं और यहाँ से जो देखिएगा इस तरह का तार लगा हुआ रहता है इसमें, और इसमें देखिएगा नीचे ये होता है, यही फिलामेंट होता है। इसी को हम लोग ये जो भाग देख रहे हैं ये फिलामेंट होता है। अगर ये यहाँ से टूट जाए, ये यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए, मतलब ये देखते हैं कभी कभी फिलामेंट आपका जो बल्ब रहता है यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट के ये लटक जाता है, ये नीचे की ओर लटक जाता है। अब क्या होता है, तो ये दो जो कनेक्शन आ रहा है प्लस माइनस, तो एक टूट गया तब क्या होगा, इसको कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। इसी को कहते हैं कि बल्ब मेरा फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये फिलामेंट जब दोनों में लगा हुआ रहता है, जब इस तरह से जो तार आता है इस तरह का आप देखिएगा, तो इसी में दोनों तार जुड़े रहते हैं। अगर ये तार दोनों जैसे आ रहे हैं और इसमें से एक तार हट गया तो ये बल्ब फ्यूज हो गया, यानी प्लस माइनस नहीं आ रहा। तो यही जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का होता है। टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, एल्युमिनियम होता है या कॉपर होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। एकदम याद रख लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। टंगस्टन धातु का गलनांक होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है आपको। 101 बार याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, टंगस्टन जो धातु होता है, जो टंगस्टन धातु, उसका गलनांक कैसा होता है। देखिए अगर विद्युत बल्ब में लगा हुआ है तो ये अगर जैसे 100 वाट का होता है, कोई देखते होंगे 200 वाट का बल्ब होता है, कोई 125 इस तरह का होता है ना, तो ये जो आपका टंगस्टन जो होता है ना, ये फिलामेंट जो होता है, ये देखिएगा बहुत अधिक जब ताप होता है तब यह टूटता है, ऐसा नहीं कि तुरंत भर में टूट जाता है। ठीक है, यानी ये उच्च गलनांक होता है। क्या होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, जिसके कारण यह जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो यह फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन धातु का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, दोनों होता है या कोई नहीं। तो टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो बिल्कुल उच्च गलनांक का होता है। ठीक है, कैसा होता है, उच्च गलनांक का होता है।
अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न 1001 पर पूछा गया है विद्युत हीटर का विद्युत धारा के रासायनिक और उसमें प्रभाव के अंतर्गत आपको यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए विद्युत हीटर की अब चलिए बात करते हैं। ठीक है, टंगस्टन, नाइक्रोम, निकेल या एल्युमिनियम कौन सा तार होता है। ठीक है, देखिए जब आप हीटर लेते हैं तो इस तरह का गोलाकार इसका चित्र होता है ना हीटर का। इसमें देखिएगा यहाँ पर खांचा बना हुआ रहता है, ऐसे खांचा बना हुआ रहता है। इसी में देखिएगा तो इस तरह से तार लगा हुआ रहता है ना। यही वो तार है जो लगा हुआ रहता है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है, ये कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। और यही वो तार जो होता है इसे खांचे में जो फंसे हुए रहते हैं, वही तार के बारे में आपसे पूछा रहा है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है, याद रखिएगा नाइक्रोम होता है। क्या होता है, कौन सा तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। जो ये लंबा तार आप बाजार से ले जाते हैं उसको खांचा में फंसाते हैं, ये नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। और ये सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। ये भी पूछता है कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर, विद्युत धारा के प्रकाशीय सिद्धांत पर। विद्युत हीटर भी उसी पर काम करता है ये दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन सा यंत्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के सिद्धांत, विद्युत धारा का विद्युतीय तापीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत आयरन या कोई नहीं या सभी। तो देखिए विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है और विद्युत आयरन भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के थर्मल इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रश्न भी आपका कितना बार कहा जाए 101 बार पूछा गया है और सबसे अधिक ये पूछा गया है यूपी टेट में, सेकेंड चांस पूछा गया है सीजी टेट में। ठीक है, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत आयरन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको एक आंसर है सभी। डी में देखिए 2 चीज दिया हुआ, कोई नहीं या सभी, तो आप सभी इसमें टिक कीजिएगा। ठीक है, सभी टिक कीजिएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला, भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत को क्षति होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। विद्युत धारा भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने के बचाने के लिए क्या लगाया जाता है। यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 2 बार, हिमाचल टेट में 1 बार, यू टेट में 2 बार पूछा गया। देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ फ्यूज, नाइक्रोम, विद्युत आयरन। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने से बचाने के लिए नाइक्रोम, तो ये एक तार है जो आपको विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है और यह कहाँ लगता है, तो हीटर में लगता है, ये नहीं होगा। विद्युत आयरन एक अलग चीज़ है, आयरन को कहीं भी नहीं लगाया जाता है। और एक राइट आंसर है कोई नहीं। तो एक चीज़ बचा आपके पास फ्यूज। ठीक है, फ्यूज क्या है, फ्यूज। देखिए फ्यूज को याद रखिएगा, फ्यूज एकदम याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फ्यूज कहाँ पर आपको मिलता है, तो आप देखिएगा इस तरह का एक केबल आपका बना रहता है, इसमें 2 इस तरह के केबल खड़े होते हैं। ठीक है, और इसी में देखिएगा एक पतला तार, एकदम मिनिमम पतला तार ये लगा रहता है और इसको हम लोग कुंडी में डालते हैं। ये क्या करता है, कभी भी अचानक आपके यहाँ वोल्टेज बढ़ गया, कभी भी अचानक आपके यहाँ वोल्टेज बढ़ गया, तो ये तार है वो क्या होता है, गल जाता है, टूट जाता है। अब अंदर का सारा परिपथ जो होता है वो बच जाता है, उड़ने से बच जाता है। इसलिए यहाँ पर सेफ्टी क्या लगाया हुआ होता है, फ्यूज लगाया हुआ रहता है। ठीक है, विद्युत परिपथ को विद्युत धारा से बचाने के लिए, क्षति होने से घरों के सामान को बचाने के लिए जहाँ जहाँ भी मेरा बोर्ड होता है उसमें क्या करते हैं, हर बोर्ड में आप क्या कीजिए, जहाँ भी बोर्ड हो वहाँ पर एक फ्यूज का सेशन बना रहता है, एक फ्यूज लगा दिया जाता है। ठीक है, या आपको घर के अंदर भी काम करना है तो ये फ्यूज निकाल दिया तो इसके अंदर सारा चीज का लाइन कट गया होता है। ठीक है, तो वो बचाने के लिए कौन सा परिपथ होता है, याद हो गया होगा, फ्यूज होता है। वही चीज़ क्या होता है, आपको बचाने के लिए, भवन के विद्युत परिपथ को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको, इसका राइट आंसर फ्यूज हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। आजकल फ्यूज के स्थान पर घरों में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए लेटेस्ट मॉडल आ गया है, बहुत समय तक फ्यूज चल रहा था, लेकिन अब फ्यूज के स्थान पर एक दूसरा चीज़ भी आ गया है जिसको घरों में फ्यूज के स्थान पर उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, MCB, PCB,
डीसीबी या कोई नहीं, ठीक है। तो आजकल लेटेस्ट में जो घरों को विद्युत परिपथ को बचाना है क्षति से, तो उसके लिए देखिए लगाया जाता है एमसीबी। क्या लगाया जाता है? एमसीबी यदि आप लगा देते हैं तो भी आपको घर के अंदर की सारी सामग्री क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। कोई भी वहाँ पर आपका सामान क्षति नहीं होगा, सिर्फ ये एमसीबी यहाँ से हट जाता है, ठीक है, गिर जाता है। तो ये आपका एमसीबी हो गया। अगला है सीएफएल का फुल फॉर्म है। सीएफएल का फुल फॉर्म है, आपको बताना है। देखिए सीएफएल बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। सीएफएल का फुल फॉर्म ये आपका जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉमर्स फ्लैक्स लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिबल लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोर लैम्प, क्या होगा? ठीक है। तो सीएफएल का फुल फॉर्म होता है, देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, ठीक है। संहित प्रतिदीप्ति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, संहिता प्रतिदीप्ति लैंप भी कहते हैं। हिंदी में संहित प्रतिदीप्ति लैंप कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप कहते हैं, सीएफएल का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? एलईडी, ये भी प्रश्न आपका अब तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है, बार बार पूछ रहा है। 1001 बार अभी तक का देखिएगा तो एग्जाम में आ गया एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। जौने एग्जाम में जाइए तौने में मिलेगा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी राज्यों में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। पहला है लाइट इमोशनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमरजेंसी डायोड, लाइट इमोटर डायोड। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है, आप यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट का मतलब हो गया प्रकाश, इमिटिंग का मतलब हो गया उत्सर्जक, और डायोड का मतलब डायोड या यंत्र कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जक उपकरण या लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा एलईडी का पूरा नाम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका निकल के आता है। देखिए हम आपको केवल उतना ही प्रश्न हर चैप्टर में देते हैं जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, उससे बाहर तो एक भी प्रश्न नहीं देते हैं। यदि उससे बाहर आप जाइएगा ना तो प्रश्न का खजाना है, प्रश्न का क्या है? खजाना है, जो कितनों पढ़िएगा तो कम पढ़वे नहीं करेगा। लेकिन हम जेसीईआरटी इसलिए देते हैं क्योंकि आप इतना ही प्रश्न पढ़िएगा ना और यहाँ से एगो छप जाएगा, तो छप जाएगा तो हमें वही फायदा है कि हमें जो जेसीईआरटी में दिया गया है उसको सिर्फ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक उपकरण, सभी राज्यों में पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर, टेलीफोन, रेडियो या सभी, ठीक है। देखिए आप सभी चीज में देखिएगा तो विद्युत चुंबक होता है। ये लाउड स्पीकर में आप पीछे साइड देखिएगा तो यहाँ पर चुंबक लगा हुआ रहता है, पीछे गोलाकार भाग में। टेलीफोन में भी देखिएगा बीच भाग में लगा हुआ रहता है। रेडियो में भी देखिएगा तो जहाँ पर साउंड वाइब्रेशन होता है वहाँ भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब जितना ध्वनि करने वाली चीज़ें हैं, जितना ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, आवाज़ उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, उसमें जो होता है विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, उसमें जो होता है विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। याद रखिएगा जितना भी ध्वनि विस्तारक यंत्र होगा उसमें आपको लाइन देने के बाद यानी करंट के बाद यदि वो बजता होगा तो उसमें समझिए कि आपका जो है विद्युत चुंबक का उपयोग किया गया होगा और किया जाता है। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर भी होगा, टेलीफोन भी होगा, रेडियो भी होगा, राइट आंसर इसका सभी होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत धारा के जो प्रभाव थे चैप्टर यहाँ पर उससे ये प्रश्न बने हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट्स कर लीजिएगा। देखिए आपको अगर जेटेट निकालना है तो देखिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको जो हम नोट्स दे रहे हैं, आपको जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको कम से कम आप कॉपी में जरूर उतारिए, उससे तो याद होगा, ठीक है, उससे याद होगा। अब वीडियो को थोड़ा सा सुन लीजिएगा ना तो आपका जो रटने वाला आदत है वो रटिएगा नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर हम कर दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। तो आपको देखिए हम क्या दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं। दोनों चीज जो आप देख लीजिएगा ना तो आपको तो बात करने का जरूरी ही नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि हमें बात करना है तो आप बात करने का भी सुविधा दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए, कम दाम में घर बैठे तैयारी करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अभी जुड़िएगा। धन्यवाद।